जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि लिखना कैसे होता है। मतलब लिखने से मुराद ये है कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले बात की कि हम जिस निज़ाम तालीम का हिस्सा हैं, उस निज़ाम तालीम में अगर मैं मैट्रिक की बात करूं तो सिर्फ आपकी एक स्किल है, उसको चेक किया जाता है, दैट इज़ कॉल्ड राइटिंग स्किल। राइटिंग स्किल से मुराद ये है कि आपको ने जो चीज़ आपने रट्टा लगाई हुई है उसको अपने पेपर के अंदर किस अंदाज से लिख दी है, दैट्स ऑल। हाँ, अगर आप ओ लेवल कर रहे हैं तो ओ लेवल के अंदर दो आपकी जो क्वालिटीज हैं, दो एबिलिटीज हैं, उनको असेस किया जाता है। उसमें से एक वो रीडिंग को भी चेक करते हैं कि आप रीडिंग कितनी अच्छी कर लेते हैं। अदरवाइज बेटा जी, आपकी जो ओवरऑल एजुकेशन सिस्टम है उसके अंदर लिस्टिंग स्किल का कोई रोल प्ले नहीं है। आप जानते हैं, क्लास के अंदर हमने इसका एक्सपेरिमेंट किया कि आपकी लिस्टिंग स्किल कितनी पुअर है। ठीक है, फिर आपकी थिंकिंग स्किल कितनी जो है ना वो हैप्पैजेड है, हम सोचना हमें नहीं आता है। इसके बाद हम पढ़ना लिखना और बोलना, बोलने के ऊपर तो हमें बिल्कुल भी बात नहीं बताई जाती है। तो एक छोटी सी कोशिश है, इस कोशिश के जरिए से हम ये चाहते हैं कि आप लिखना सीखिए। और लिखने की बात ये है कि जहां तक लिखने की बात आती है ना, पता ना आपको कि हम उस तरह हम अपने पास से नहीं लिख पाते हैं। हम क्या करते हैं, जो चीज़ लिखी हुई है उसको रट्टा लगा लेते हैं, वैसे पेपर प्रोड्यूस कर देते हैं। तो आपकी वो स्किल भी उस अंदाज से प्रोड्यूस नहीं होती। और इन दी एंड जब आपको सीएसएस में या कंपटीशन के पेपर में जाना पड़ता है तो उसमें जरा मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। तो ये वीडियो आपको, ये जो हमारे पास पोएम है, एक डैफोडिल की पोएम है, और ये विलियम वर्ड्सवर्थ की लिखी हुई है। विलियम वर्ड्सवर्थ 770 और 850 के दरमियान दुनिया में रहे, और क्या शानदार जिंदगी गुजारी भाई साहब ने। ठीक है ना, अभी तक मतलब हम 1950 भी चला गया, 2050 आने वाला है, तो हम उसकी बात कर रहे हैं, उसका जिक्र कर रहे हैं। तो जिंदगी में आपको कुछ ऐसा काम जरूर करना चाहिए कि जिससे लोग आपको याद रखें कि कोई दुनिया में आया था। तो मतलब ये खुद इसने प्रोड्यूस की ना चीजें, मतलब इसने तो रट्टा नहीं लगाया, कॉपी पेस्ट नहीं किया ना इसने। तो हम ये चाहते हैं कि हम भी खुद सीखें कि लिखते कैसे हैं, दैट इज द थिंग, कि हम उसको अंडरस्टैंड करें उसको। ठीक है। तो इससे पहले कि हम बकायदा शुरू करें, मतलब ये जरियाब का मैं, जरिया बेटा कुछ कहना चाहते हैं आप? जरियाब बेटा कुछ कहना है आपने? सर जी बेटा बोले। सर आपकी आवाज फिर से खराब हो गई है। ओए होए होए, आवाज तो हमारी खराब हो गई, सारा जमाना ही खराब है। चले एनी, तो इसमें हम बात करने लगे हैं विलियम वर्ड्सवर्थ की। विलियम वर्ड्सवर्थ ने पोएम लिखी है, उसका नाम है डैफोडिल्स। और ये डैफोडिल्स की पोएम 9th क्लास में मैंने शामिल कर ली हुई है, उसकी एक समरी भी आनी है। लेकिन ये ओ लेवल्स के बच्चों के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है कि उनको पोएट्री पढ़नी चाहिए, ताकि पता चले कि उन्होंने किस अंदाज से लिखा है और आपने कैसे लिखना है। तो इस शॉर्ट वीडियो के अंदर मैं आपको ये सिखाऊंगा कि अगर आपको समरी लिखनी है तो आपके पास क्या क्या चीजें होनी चाहिए, मतलब हाउ टू राइट ए समरी, ताकि आप खुद से चीजों को अंडरस्टैंड कर सकें। जैसे स्टेप वन नंबर वन ये है कि अंडरस्टैंड द सेंट्रल थीम। आपको उस पोएम की, जो आप पोएम पढ़ने लगे हैं, बल्कि मैं पोएम की बात नहीं कर रहा, मैं कोई भी चीज आप पढ़ रहे हो, आपने ऐसे लिखा है, आपने कोई पैसेज पढ़ा है, कोई आपके पास कोई आर्टिकल आ गया है, तो उस आर्टिकल में आपने उसकी समरी कैसे लिखनी है। आपको पता है कि ओ लेवल के अंदर भी समरी का एक क्वेश्चन आता है, उसमें पोएम नहीं होती, उसमें आर्टिकल होता है। तो उसका जो सबसे पहला पॉइंट है वो ये है, अंडरस्टैंड द सेंट्रल थीम, कि वो आपसे कहना क्या चाहता है। और इसमें आप लिखेंगे स्टेप टू है, रीड एंड अंडरस्टैंड द पोएम। आपने फिर उस पोएम को रीड कर लें, पढ़ें उसको, और पोएम को अंडरस्टैंड करें वो कहना क्या चाहता है। फिर आइडेंटिफाई द स्पीकर एंड टोन। ये इसका क्या मतलब है कि यार इस पोएम का स्पीकर कौन है, जो वो कहता है आई, मैं कौन हूँ जो कहने लगा है। और उसकी टोन क्या है। अब ये टोन का वर्ड आपने कभी नहीं सुना होगा कि यार कोई टोन भी होती है, हमने सुना है कि टोन सिर्फ म्यूजिक में होती है। ये लहजा होता है हमारा, कि उसने किस अंदाज से कौन सी थीम आपको वो देना चाहता है। और उसके बाद है फोकस ऑन की पॉइंट्स, कि उस पोएम के या उस आर्टिकल के की पॉइंट्स कौन से, उसके ऊपर आपने फोकस करना है। और पैराफ्रेज इन सिंपल लैंग्वेज, आपने उस लैंग्वेज को पैराफ्रेज करना है। पैराफ्रेज का मतलब होता है कि जो लाइनें लिखी होती हैं उसको अपने सही लैंग्वेज में लिखना होता है, उसको पैराफ्रेज करना होता है। हमने अपने बच्चों को कभी भी पैराफ्रेजिंग के बारे में नहीं बताया कि यार पैराफ्रेजिंग क्या होती है, हाउ टू राइट अ पैराफ्रेज। अगर आपको ये चीजें, ये जो 5 स्टेप्स बेटा जी, अगर आपको आ जाए ना खुद से करने के लिए, तो कोई भी मैं आपको टॉपिक दे दूं, कोई भी पोएम दे दूं, कुछ भी आर्टिकल दे दूं, आप उसको लिख लिख सकोगे। दैट इज द मेन क्रक्स ऑफ दिस वीडियो, इफ यू कुड अंडरस्टैंड इट। ओके, नाउ द सेकंड पॉइंट, स्टेप अंडरस्टैंड द सेंट्रल थीम से मुराद ये है कि व्हाट इज इट अबाउट, किसके बारे में है। अ मैन सीज डैफोडिल्स एंड सी एंड फील्स जॉय, ये मेन उसका जो है वो सेंट्रल आइडिया है। इसके बाद वो क्या कहता है कि रिपीटेड आइडियाज कौन से थे, जैसे नेचर है, डैफोडिल्स है, जॉय है, मेमोरी है, ये इसके अंदर बार बार चीजें आई हैं। फिर इमोशंस क्या थे, पीसफुल था, रिफ्लेक्टिव था, हैप्पी था। रिफ्लेक्टिव का मतलब था थॉटफुल, हम चीजों के बारे में सोचते हैं कैसे, कि ये चीजें क्यों, कब और कहाँ हो रही हैं। फिर ये मैसेज इसका क्या है, नेचर ब्रिंग्स ब्लेसिंग जॉय एंड कंफर्ट, ये मेन पॉइंट है उसका, कि वो उसने आपको मैसेज क्या दिया है, यही उसकी थीम होती है, वो आपसे कहना क्या चाहता है। और उसके बाद सो दी सेंट्रल थीम इज
द हीलिंग एंड अपलिफ्टिंग पावर ऑफ नेचर, कि नेचर इतनी पावरफुल होती है कि वो आपके जख्मों को भर देती है और आपकी रूह को अपलिफ्ट कर देती है। इतनी पावर होती है स्पिरिट के अंदर, नेचर के अंदर। आप परेशान हैं, आप दुखी हैं, जख्मी हैं, और जरा नेचर की तरफ निकलिए, देखिए, एंजॉय करें, यू विल बी क्वाइट हैप्पी फॉर दैट। ठीक है ना? दैट इज द मेन क्रक्स ऑफ दिस पॉइंट। अच्छा, अब इसमें रीड एंड अंडरस्टैंड द पोएम से क्या मुराद है? द पोएट डिस्क्राइब्स अ फील्ड ऑफ डैफोडिल्स dancing in the breeze, or he expresses the joy and peace they bring him, or especially when he is alone later. और इसके बाद हम जो आइडेंटिफाई द स्पीकर एंड टोन के मतलब ये है कि द स्पीकर कौन है? इज द पोएट हिमसेल्फ है। और द पोएट फील्स लोनली एट द स्टार्ट, वो बड़ा शुरू शुरू में बहुत उदास फील करता है अपने आप को, वो उदास होता है। और द पोएट फील्स लोनली एट द स्टार्ट ऑफ द पोएम, एंड देन व्हाट हैपेंस कि the daffodils make him feel happy and amazed, and words like golden, dancing, and player show his joy. And then this shows that nature brings him peace and comfort. The tone of the poem is happy, calm, and thankful. और द टोन इज जॉयफुल, पीसफुल एंड रिफ्लेक्टिव। मैंने आपको रिफ्लेक्टिव के बारे में बताया कि सोचने को कहते हैं, सोच पर मबनी जो होती है। फोकस में आपने कहाँ से करना है? द पोएट वॉकिंग अलोन फील्स लोनली, एक बात पता चली आपको। सडनली ही सीज अ लार्ज ग्रुप ऑफ गोल्डन डैफोडिल्स। फिर द फ्लावर्स आर मूविंग विद द ब्रीज, अपेयरिंग जॉयफुल। अच्छा, अब ये जो हमने ब्रीज के ऊपर याद होगा, मैंने आपको बताया था कि ब्रीज होता है, फिर विंड होता है, फिर गस्ट है, फिर टॉर्नेडो है, गेल भी है, और साइक्लोन भी है, वर्ड याद है ना? तो ब्रीज वो होती है जो कूल और प्लेजेंट विंड होती है। द साइट द फिल्स द पोएट विद हैप्पीनेस, और वो जो मंजर उसको देखता है तो वो उसका दिल खुशी से भर जाता है। एंड देन लेटर later in solitude, the memory of daffodils bring him peace and pleasure. ये सारी, इसके बाद लास्ट में जो पॉइंट आपका होगा, पैराफ्रेज इन सिंपल लैंग्वेज में, यूज योर ओन वर्ड्स, अपने लैंग्वेज, अपने वर्ड्स यूज करने हैं, कीप इट शॉर्ट एंड क्लियर, और आपने उसकी पैराफ्रेज करनी है। ये है मॉडल समरी ऑफ डैफोडिल्स बाय विलियम वर्ड्सवर्थ। अब कल ये मॉडल समरी आ रही है। देखो मॉडल समरी मैं कैसे लिख रहा हूँ। अब इसकी समरी ये है: The poem Daffodils by William Wordsworth describes the poet's joyful experience when he sees a field of golden daffodils dancing in the breeze. He feels lonely while walking in nature, but the sudden sight of thousands of daffodils by the lake fills his heart with delight. The flowers, the flowers seems to be dancing happily. Let me read it again. The flower seems to be dancing happily, and the scene makes a deep impression on him. Later, whenever he is alone and thoughtful, the memory of the daffodils returns to his mind and fills him with peace and happiness. The poem highlights the beauty of nature and how it brings comfort to the human soul. अब बेटा जी, ये इसकी समरी है। आप हैरान होंगे कि ये एक छोटी सी समरी जो है पोएम की, ये मैंने यहाँ पे लिख दी है। इसमें 3 पॉइंट है कि जो पोएट है ना, वो इन द बिगिनिंग अलोन है, और क्या है, सैड है। ठीक है, और अचानक से वो एक मंजर देखता है, सीनरी देखता है, मतलब डैफोडिल्स को देखता है, और डैफोडिल्स बहुत ज्यादा खूबसूरत होते हैं। उनको देखकर उसका जो है ना, वो दिल खुशी से भर जाता है। उसको वो देखता है, इंजॉय करता है। ये अंदाजा नहीं होता कि इसको ये जो मंजर से डैफोडिल देखा, ये कितना खूबसूरत है। बाद में जब वो कभी अकेला होता है, पेंसिव मूड में, या सैड होता है, बाद में अकेला जब होता है, सैड मूड में होता है, तो वो ही मंजर उसके जहन में दोबारा आता है और दोबारा वो हैप्पी हो जाता है। दैट इज ऑल अबाउट इन द पॉइंट। इसको जब आपने अपने लफ्जों में लिख दिया, इसकी समरी हो गई। ठीक होगी बात, समझ लगी आप लोगों की? अब जब ये समरी हो गई आपकी, तो मजे की बात यह है कि क्या, जब आप ये समरी लिख लेंगे, अगर आपने सपोज अपने लफ्जों में ये समरी लिख दी आपने, तो डू यू थिंक दैट कि अगर ये समरी 5 नंबर की है तो आपको एग्जामिनर 5 नंबर दे देगा? अगर मैं आपको बात बताऊं, ये ओ लेवल का एग्जामिनर होता, ओ लेवल का सिस्टम होता, और आपने ये लिखा होता, वो डेफिनेटली आपको 5 नंबर देता। क्योंकि जो उसने पूछा है, जो पोएम के अंदर है, यहाँ पे लिख दिया है, और उसकी जो लैंग्वेज भी सिंपल है, कोई ग्रामर की मिस्टेक भी नहीं है। ठीक है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि अगर आप मैट्रिक के स्टूडेंट हैं, मैट्रिक में हैं आप, और वहां पर आप इसको लिखने जा रहे हैं, तो ये बिल्कुल भी नंबर नहीं आएंगे उसके। ठीक है, अब ये क्यों नंबर नहीं आएंगे, इसके ऊपर एक डिबेट है भाई। जब वो बात उसने समरी पूछी, बेटा ये समरी है, ठीक है ना, इसके अंदर देखिए मैंने कोई कोटेशन नहीं ऐड की, इसके अंदर मैंने कोई पैराफ्रेजिंग नहीं की है, इसके पैराग्राफ नहीं की है, इसके अंदर कोई मैंने लोफ्टी लैंग्वेज यूज नहीं की है। ठीक है ना, ये एक मिनिमम बेयर स्टैंडर्ड्स है। लेकिन अब चूंकि हमने लाहौर बोर्ड के अंदर इस समरी को लिखना है,
और 5 नंबर की ये समरी आनी है, तो आपको क्या करना है, आपको कुछ एक्स्ट्रा करना है। वो एक्स्ट्रा क्या है, अगरचे वो रिक्वायर्ड नहीं है, मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, लेकिन चूंकि हम पाकिस्तानी हैं और हम समझते हैं कि शायद जी, हमने अगर बोला ना कि कैन यू स्पीक इंग्लिश, मैं कहता यस आई कैन स्पीक इंग्लिश, कहता ओके व्हाट इज दिस, मैं कहता हूँ दिस इज अ ग्लास, वो कहता है ग्लास तो उर्दू का वर्ड है, आपने तो इंग्लिश बोलनी थी, तो ग्लास इंग्लिश ही का वर्ड है भाई। तो ये चीजें जो है ना, ये ओके हैं, ठीक है ना। लेकिन जब आप मतलब अब हमें समझना है, ग्राउंड रियलिटीज ये है कि वी हैव टू अंडरस्टैंड ऑल दैट, ठीक है। इससे पहले कि मैं आपको बताऊं कि अगर आपने मैट्रिक में ही लिखना है तो क्या करना है, मैं कुछ क्वेश्चन ले लेता हूँ, फिर बाद में बात करता हूँ। जी हसान बेटा, कोई क्वेश्चन आपने करना है, यू कैन आस्क क्वेश्चन। जी हसान बेटा। सर अगर हम बाय द वे हम्म। सर, अगर हमें कोई अ, हवाला देना हो या कोई रेफरेंस हम दे सकते हैं सबमिटिंग में? बिल्कुल दे, वही मैं कह रहा हूँ बेटा, जरूरत नहीं है, समरी का मतलब होता है मेन आइडिया आपने बताना है, ठीक है ना। अब मैं आता हूँ, बट ठीक है जिशान, आप एसन का मैं क्वेश्चन लेता हूँ, फिर मैं आपको समरी बताता हूँ। एसन बेटा, एसन। स्कूल के पेपर में भी ये कोटेशन करनी बिल्कुल, पड़ती वो है। बताओ कर सकते हैं, मतलब अगर आप मुझे ये लिख के देंगे जी मैंने समरी डेफिडेविल्स लिखी है, तो मैं तो भाई पूरे नंबर दूंगा आपको मैं, लेकिन बेटा लाहौर बोर्ड के अंदर ऐसा नहीं है, वो आपको चेंज करना है, वो देखें वो कैसा मैं चेंज कर रहा हूँ। देखो जी, लाहौर बोर्ड वालों के लिए आपने क्या करना है, यहाँ पर आपने लिखना है मेन पॉइंट, मेन ये समरी की जरूरत नहीं है, ये आपने अपने माइंड के अंदर रखना है कि मेन पॉइंट क्या है। पोएट ऑफ नेचर है, उसका नाम विलियम वर्ड्सवर्थ है। लोनली वॉन्डरर मीट्स जॉयफुल नेचर, डैफोडिल्स कंपेयर टू द मिल्की वे है, डैफोडिल्स वर्सेस वेव्स इन द लेक है, नेचर्स डांस ब्रिंग्स डिलाइट है, मेमोरी एज अ सोर्स ऑफ कंफर्ट है, और नेचर्स ब्यूटी लीव। जी बच्चे, कैसे हैं आप? अभी हमने थोड़ी देर पहले ये देखा कि समझने की कोशिश की कि किसी भी पोएम की या आर्टिकल के लिए हमें समरी कैसे लिखनी है, तो आप मैंने आपको समरी लिख के भी दिखाई है। अब हम बात करेंगे कि लाहौर बोर्ड में अगर आपने समरी लिखनी है 5 नंबर के लिए, तो उसमें क्या क्या लवाजमात हैं, हम इस पे बात कर चुके हैं। तो कोई भी पोएम या समरी, कोई भी पोएम या आर्टिकल आप पढ़ें तो आपको उसके मेन पॉइंट्स का पता होना चाहिए। जैसे यहाँ डैफोडिल्स के अंदर हम देखेंगे कि पोइट जो है ना, वो उसकी द पोइट ऑफ नेचर था, विलियम वर्ड्सवर्थ की ये पोएम है। और वो लोनली वॉन्डर मीट्स जॉयफुल नेचर, इसका मतलब है अकेला पागलों की तरह या ऐसे ही उदास फिर रहा था, जैसे उदास यानी मतलब बादल आवारागर्दी करते हैं, तो अचानक से उसको एक नेचर, खूबसूरत नेचर से उसका वास्ता पड़ता है। वो डैफोडिल्स है उनको कंपेयर करता है मिल्की वे से, फिर डैफोडिल्स को कंपेयर करता है वेव्स का जो लेक में है, फिर वो नेचर जो है वो डांस करती हुई नजर आती है, उसको बहुत खुशी मिलती है उसको, और फिर वो मेमोरी है, वो सोर्स ऑफ कंफर्ट बनती है। और नेचर्स ब्यूटी लीव्स अ लास्टिंग इम्पैक्ट का मतलब है कि एक दफा जो उसने खूबसूरत मंजर देखा, वो उसके जहन के अंदर महफूज हो गया। तो ये जब भी आप पोएम पढ़ते हैं, तो पोएम पढ़ने के बाद आप उसमें से कुछ जो मैसेज आपके जहन में रह जाता है या उसका जो स्ट्रक्चर है, वो अगर आपका जहन में हो और आपको लिखना आता हो, तो आप एक अच्छी समरी लिख सकते हैं। अगर मैं डैफोडिल्स की स्पेशली बात करूं, तो डैफोडिल्स के अंदर 3 पॉइंट्स को आपने जहन में रखना है। नंबर 1 आपका जो पॉइंट होगा वो ये है कि इसका जो स्टार्टिंग पॉइंट है, स्टार्ट में वो क्या करता है कि एक पोएट है, उसको अपना वो खुद ही है, और वो बेचारा सैड होता है, अपसेट होता है, और वो आवारागर्दी करता है। अचानक उसके खूबसूरत मंजर जो है वो सीनरी डैफोडिल्स की शक्ल में, और डैफोडिल्स हैं, लेक्स हैं, और उसको जो है ना वो वेव्स हैं, और जो है वो ट्रीज हैं, सब्जा है, वो नजर आता है। और ये मंजर बहुत ज्यादा खुशगवार होता है, उसको वो इंजॉय करता है, उस खूबसूरत मंजर को वो बहुत ज्यादा इंजॉय करता है। इंजॉय करने के बाद उसकी मेमोरी जो है ना वो स्टोर हो जाती है, और जब कभी फ्यूचर में कभी उदास होता है, पेंसिव मूड के अंदर होता है, अगेन सैड मूड के अंदर होता है, तो उसको वो मंजर उसके जहन के अंदर उभरता है, एंड ही बिकम हैप्पी अगेन, वैसे ही जैसे उसने मंजर को देखा था। ये है मेन चीज है, इनको अपने जहन में रख के जब आप इसकी समरी लिखने पे आएंगे, तो फिर आप जो है ना अच्छी समरी लिख पाएंगे। लेकिन आप ये बात जहन में रखनी है कि ये समरी आपने लाहौर बोर्ड के लिए लिखनी है, जो कि वो अंग्रेज से ज्यादा अंग्रेज बनने की कोशिश करते हैं जी, बड़ी गूढ़ी किस्म की अंग्रेजी लिखी हो, कोटेशन हो, रेफरेंस हो, ये वो बला हो, तो फिर ही कंपटीशन होगा। मतलब मैं ये कहता हूँ कि ये इन एसेंस ये एब्सोल्युटली रॉन्ग है, ठीक है। लेकिन हम उसके कंपटीशन पे जाते हैं। दिस इज अ डिस्क्रिप्टिव थॉट प्रोवोकिंग मेलोडी एंड मेलोडियस पोएम रिटन बाय विलियम वर्ड्सवर्थ, the master of the romantic age. He is remembered for his eloquence, artistic craft, and love for nature. The poet describes a time when he wandered over the valleys and hills, lonely as a cloud. Finally, he came across a crowd of daffodils stretching out over almost everything he could see, swaying and waving in the breeze as if in a state of dance. They remind him of the Milky Way because there were so many flowers packed together that they seemed to be never ending.
ठीक है, अब ये इसने फर्स्ट बता दिया, इसमें पोएट के बारे में बताया। इसमें अगर डिफिकल्ट वर्ड्स हो, मेलोडीज का मतलब स्वीट होता है, स्वीट म्यूजिक को कहते हैं। और ये लफ्ज रोमांटिक एज है बेटा, रोमांटिक एज का मतलब ये वो नहीं है जिसको आप समझ रहे होते हैं रोमांस वगैरह। ये रोमांटिक एज का मतलब होता है इमेजिनेटिव एज, जिसके अंदर पोएट बैठ के तस्वर करता है कि चीजें किस अंदाज होंगी। हर वो खूबसूरत तस्वर जो कि पोएट के जहन में आता है उसको रोमांटिक कहते हैं, इसको रोमांटिसिज्म है। और रोमानवी इसको उर्दू में कहते हैं। और ये इस तरह के जो पोएट जो इस तरह की शायरी करते थे उनको रोमांटिक पोएट कहा गया। और ये एज थी रोमांटिक एज की 1800 से 1850 तक की। इसमें जॉन कीट्स भी था, बायरन भी था, साउदे, ये बड़े पोएट थे इस तरह के, ठीक है। तो इसको इलेक्वेंस का मतलब था फसाहत बलागत, आर्टिस्टिक का मतलब फन को कहते हैं, और वगैरह। इसमें और कोई ऐसा कोई, ये जो स्वेइंग का मतलब घूमना, फिर मतलब मूव हेयर एंड देयर के मानों में स्विमिंग, वेविंग, जो रक्स करना, झूमना, उसके मीनिंग है, ठीक है। इसके बाद आप नेक्स्ट लिखेंगे कि द पोएट estimates that there were 10,000 daffodils which were moving their heads in an energetic and lively dance. The poet compared the waves of the lake to the waves of daffodils and decided that even though the lake was radiant, the daffodils won because they seemed more delightful. He then commented that he, like any other poet, could not help but be happy in such a delightful company. In other words, beauty seen is never lost. ये अब इसमें कोटेशन वाला भी बीच में आप क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं, इफ यू वुड लाइक टू डू इट, ठीक है जी। तो इसमें आपकी ये जो रेफरेंस आ जाता है, कोटेशन भी आए थे, हालांकि जरूरत नहीं होती, लेकिन जारी बात है हमने नंबर लेने। तो आफ्टरवर्ड्स व्हेनेवर ही फील्स सैड ही कैन रिमेंबर द डैफोडिल्स इन हिज इमेजिनेशन. The memory of the scene provides him a pleasant, clear, and lasting impression. Whenever he remembers the charming scene of the dancing daffodils, it drives away loneliness from him. His heart used to fill with happiness and feels comfort in the company of joyful daffodils. This act of nature makes the poet happy, as William Shakespeare said. A single touch of nature makes the whole world kin. ठीक है ना, किन का मतलब दोस्त को कहते हैं, किथ एंड किन के वाले से। तो सिंगल टच ऑफ नेचर मेक्स द वर्ल्ड किन। तो ये है इसमें इसमें कोई डिफिकल्ट वर्ड्स, लेट मी सी दिस, के अगर हो तो आफ्टरवर्ड्स व्हेनेवर ही फील्स सैड he can remember the daffodils in his imagination. The memory of the scene provides him a pleasant, clear, and lasting impression whenever he remembers the charming scene of the dancing daffodils. It drives away, ये जो drives away loneliness का मतलब ये है कि उसके दिल से जो उदासी है वो दूर हो जाती है फ्रॉम। So his heart used to fill with happiness, उसका दिल खुशी से भर जाता है। And feels comfort in the company of joyful daffodils. ऐसे ही लगता है जैसे वो daffodils कंपनी में फिर रहा होता है, जिसको जोकंड कंपनी कहता है, मतलब प्लेजेंट कंपनी, ठीक है जी। तो दिस वाज the last part of the summary. The poet looked at the sight for a long time, which left lasting impression on his mind. As a result, whenever the poet felt alone, the sight of daffodils made him feel comfortable. As John Keats thought, a thing of beauty is a joy forever. In short, nature is a permanent source of satisfaction for the poet. He is surprised to see everything in mediation. Thought process कहते हैं। Describe the same idea, describing the same idea, Albert Einstein expressed opinion. ये आप इसको बजाय ये लिखने के said के, आप इसको express लिखें, इसको opinion लिखें। Look deep into nature and you will understand everything better. ठीक है जी, ये है जी आपकी टोटल समरी। अगर आप इसको लिख पाएंगे तो जरूरी बात है कि वो पढ़ने वाला, हालांकि ये समरी नहीं है, ये एक्सप्लेनेशन है उसकी, ठीक है ना। एक्सप्लेन इन ग्रेट डिटेल है, 1 to 1 है, ठीक है ना। कमेंट्री है ये वाली, समरी नहीं है। लेकिन भाई हमारी डिमांड ये है कि लाहौर बोर्ड वाले इसको बड़ा पसंद करते, कहते वो यार बड़ा उससे लिखा हुआ है, ठीक है ना, उससे बड़ा अच्छा करके लिखा हुआ है, लिहाजा उसको ये मार्क्स भी देते हैं और उसको ये प्रूव करते हैं। ठीक हो गया यहाँ तक ही। लेकिन ये इस समरी को, अब क्वेश्चन ये है जो बच्चे आपके जहन में आएगा कि यार ये सर हम ये याद कैसे करेंगे। मैंने आपको पहले ये बात बताई कि अगर आपने क्रैम करना है, क्रैम से मुराद ये होता है कि जो चीज लिखी हुई है एज इट इज प्रोड्यूस कर रट्टा मार के आपने लिख दी तो भजन, फिर आप क्रैमर हुए हैं, आप राइटर नहीं है। राइटर वो होता है जो सोचता है, समझता है, अंडरस्टैंड करता है, उसको फिर अपने लफ्जों में लिख कर उसको बेहतर कर देता है। अगर आपको लिखना आता है तो इसका मतलब कि आपको रट्टे से जान छूट गई है। दैट्स व्हाट आई माय पर्पस इज, माय मिशन इज टू मेक यू empowered to write your own language, speak your own things, speak your own mind for that. And how you can do this? Only one way out for that. Read, and write, and write. Okay, ji. That's all for now. I hope so you have enjoyed this.
and you will be able to reproduce it, not the same one, but you come up with your own creation. Take care. If you have any question, you are free to ask. You can contact me anytime if you feel like. So that is all for now. Take care. Allah Hafiz. Bye bye.